नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखो आरपीएससी ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी करके और आरएएस 2026 के लिए सिलेबस में कुछ छोटे-मोटे या फिर कह सकें तो बहुत बड़े बदलाव किए हैं। उसके ही अगले दिन गवर्नमेंट जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा कि हम 1 लाख भर्तियों का एग्ज़ाम डेट पहले ही दे देते हैं। एग्ज़ाम मंथ दे देते हैं, रादर इन्होंने डेट तो नहीं बताई, पर हाँ, इन्होंने महीना कौन-सा है, कौन-सा एग्ज़ाम किस महीने में हो कंडक्ट होगा, कितनी पोस्ट के लिए होगा, ये सब कुछ हमको बेसिक डिटेल्स बताई हैं। तो सिलेबस बताने के बाद में एग्ज़ाम डेट आ जाना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि इतना क्विक प्रोसीजर आरपीएससी फ़ॉलो कर रही है। तो आज हम आरएएस 2026 जो प्री एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे, कुछ जो स्कीम है एग्ज़ामिनेशन की, वो देखेंगे, जो कि पहले से सिमिलर ही चली आ रही है, पर कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं हर बार जब भी वैकेंसी आती है, तो कुछ नए स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड होते होते हैं, तो उनको स्कीम के बारे में इतना आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले तो देखो हम देख लेते हैं जो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें हमारे देखो 21st जो नंबर है, इसमें प्रधानाध्यापक भर्ती पहली भर्ती है, जनवरी में 9 पदों के लिए होगी और लास्ट में देखो नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती है, दिसंबर में ये होगी। तो उसके बीच में कहीं पर 21 नंबर पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त परीक्षा, जो राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ की कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, वो कुछ 500 पदों के लिए। अब ये 500 है कि 700 है, जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो हमको पता चल जाएगा। आपको और मुझे या फिर किसी को भी इसमें इतना नहीं पढ़ना चाहिए कि कितने पदों के लिए आ रही है। मई में इन्होंने बताया है और जहाँ तक डेट का न्यूज़ है, तो 3 मई को ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा। तो अभी आप देख लो कि जनवरी आधा जनवरी बचा हुआ है और उसके बाद में फ़रवरी, मार्च, अप्रैल। तो हमारे पास मोटा-मोटी 3 महीने ही बचते हैं और हमने मेंस के इतने बड़े सिलेबस में जो बड़े चेंजेज़ इन्होंने किए हैं, उसके बाद में हम लोग कैसे इसको कवर करेंगे, एक-एक करके वो चीज़ें हम देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि आरएएस प्री का जो एग्ज़ाम जो इन्होंने स्कीम एंड सिलेबस डाला था 9 जनवरी 2026 को, उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं कि नहीं किए हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो एक पेपर होगा, ये पहले से एक ही पेपर होता है, 2 एग्ज़ामिनेशन जैसे कि यूपीएससी में सीसेट के लिए अलग पेपर होता है, वैसा इसमें नहीं होता है। तो एक ही पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, बैचलर्स जो डिग्री लेवल है, उसके स्टैंडर्ड पर ये पेपर बनता है। 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे के लिए होगा, 150 क्वेश्चन्स आएँगे और 1/3 इसमें नेगेटिव रहता है। बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको क्या है कि आप खुद भी है ना इसका एक प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे प्री का सिलेबस हो, चाहे मेंस का हो और मेंस का तो जो एग्ज़ाम है जो स्कीम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सिलेबस में ही आप लोग ऐड कर लोगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग इसके बाद में एक जो मेंस है उसके लिए भी हम लोग डिस्कशन रखेंगे कि मेंस के सिलेबस में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले देखो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। अब इसमें पहले वाले में और इस वाले सिलेबस में क्या कोई चेंजेस हैं? तो देखो हम देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज इसमें है नहीं। सोर्सेज़ ऑफ राजस्थान हिस्ट्री जैसा कुछ इसमें लिखा हुआ पहले था नहीं। इसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ हम लोग प्री हिस्टोरिकल साइट्स के साथ में ये देखते थे। न्यूमिस्मैटिक जो सिक्के और ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते थे। परंतु ये पहले से मेंशन नहीं था। अब इसमें पहले प्रजामंडल मूवमेंट्स लिखा हुआ था, पर मास अभी जो जन आंदोलन है उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की हुई थी। पर हम लोग वो सारी चीज़ें जो भी राजस्थान की तैयारी कर रहा है या फिर स्पेसिफिकली आरएएस की तैयारी कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें पहले भी देखता ही था। तो राजस्थान हिस्ट्री में एज़ सच कोई बड़ा ऐसा चेंज नहीं है, ना तो आर्ट एंड कल्चर में, ना हिस्ट्री में। फिर इंडियन हिस्ट्री में देखें तो इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने कल्चरल फाउंडेशन, आजीविका, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुप्ता, चालुक्य, पल्लवा और चोला ये मेजर डायनेस्टीज़ हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ये टॉपिक पहले यहाँ पर नहीं हुआ करता था। तो कुछ-कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट, कुछ इनोवेशंस उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया के टाइम पे हुए थे, वो इसमें हमको ऐड ऑन करने पड़ेंगे। फिर इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम की बात करें, तो ये इन्होंने नया टॉपिक जोड़ा है। देखते हैं इसको भी कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है। फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें, बाकी सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड और डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। रिलीजियस मूवमेंट और भक्ति और सूफी मूवमेंट की बात है। ये पहले से यहाँ पर थे, तो जो भी आपके पास में ऑलरेडी नोट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। बहुत छोटा-सा एक वैल्यू सिस्टम, वर्ण आश्रम, जो पुरुषार्थ है, संस्कार है, फिलॉसफी है। बेसिकली ये जो इंडियन फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन का कांसेप्ट है, वो इंडियन हिस्ट्री में इसका थोड़ा-सा पार्ट जोड़ा गया है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में देखो पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग थी, वो ऐसे होती थी कि 1600 से लेकर के और जो 1800 तक का पीरियड होता था, वो मिसिंग था। एक्चुअली में वो जो पीरियड है, वो ट्रांज़िशन है फ्रॉम द मुगल्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो इसमें इन्होंने ऐड किया है, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़्म एंड रेजिस्टेंस, है ना? जो मराठा के साथ में ब्रिटिशर्स का रेजिस्टेंस था, मैसूर के साथ में था, सिख के साथ में था, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की है। तो ये भी हम लोग देखेंगे अच्छे से इसमें, मतलब अब मिडाइवल से, या मिडाइवल कह लो या फिर जो मुगल्स हैं, है ना? मुगल्स से अब जब ब्रिटिश एरा पर जाएँगे,
तो ये ट्रांज़िशन पढ़ने में, समझने में ज़्यादा ईज़ी होता है। पहले भी आप लोग पढ़ते ही होंगे या फिर जिसको भी नया शुरू भी करना है, उसको एक्चुअल में ये पढ़ना ही चाहिए था। पर अब इन्होंने ऐड कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बार वैसे सिलेबस में काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉज़िटिव चेंजेज़ और इम्प्रूवमेंट्स इसमें देखने को मिले हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो नेशन बिल्डिंग है, इसमें हम लोग ज़्यादातर जो नेहरूवियन एज होती थी, वहाँ तक ही हम लोग चीज़ें पढ़ते थे, उसके बाद में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। पर अब हमने जो देखा एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में अप टू 2000 है ना, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में 2000 तक जो-जो चेंजेस हुए हैं, कुछ रीऑर्गनाइज़ेशन ऑफ स्टेट जो शुरुआत में हुए उससे लेकर के 2000 तक जो हुए हैं, वो हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरूवियन एज पे जो-जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं कहीं पर आईआईटी बनी है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए या इसरो या फिर डीआरडीओ ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स बने हैं, इनको देखेंगे, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पहले भी देखते थे, पर अब आगे तक देखनी है, अब सन 2000 तक इनको देखना है। फिर इसके आगे आएँगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इसमें भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन नाम से पहले टॉपिक नहीं हुआ करता था। अब इन्होंने नेचुरल वेजिटेशन नाम से एक टॉपिक ऐड किया है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं होता था, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन्होंने ऐड किया है। और इसमें पहले मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स लिखा हुआ था। अब इसमें इन्होंने इंडस्ट्रीज़ भी ऐड की है, जो कि इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ते हैं तो कुछ-कुछ इंडस्ट्रीज़ उस टाइम पर देखते ही हैं। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो फिजियोग्राफिक डिवीजन अब देखो इन्होंने पहले यहाँ पर लिखा हुआ था मेजर लैंडफॉर्म्स अब इन्होंने फिजियोग्राफिक डिवीजन्स लिख दिया है। फिर उसके बाद में क्लाइमेट की बात करें तो पहले इन्होंने मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था, अब क्लाइमेट लिख दिया है। तो हाँ, बदलाव तो किया है डेफिनिटली पर एज़ सच कोई चेंज है नहीं। मेजर रिवर्स एंड लेक्स है, इरिगेशन इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है और एक पावर रिसोर्सेज़ है ना, एक पावर रिसोर्सेज़ जो हम लोग देखते हैं पावर रिसोर्सेज़ में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो पावर रिसोर्सेज होते हैं, वो इसमें से हटा दिया गया है और इरिगेशन इसमें जोड़ा है, एग्रीकल्चर है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है और मिनरल्स में देखो तो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ये सारे सेम है। एक नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स करके एक टॉपिक था, वो भी इन्होंने रिमूव किया है। तो ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है, इसमें कुछ-कुछ चेंजेज़ हैं। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में देखें तो राजस्थान लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजियोग्राफी ये सारी चीज़ें इसमें सेम है। मेजर क्रॉप्स में पहले यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर मेजर क्रॉप्स करके टॉपिक लिखा हुआ था और उसमें कुछ क्रॉप्स हमको दी हुई थी। अब हमको थोड़ी-सी ज़्यादा क्रॉप्स पढ़नी पड़ेंगी। फिर उसके अलावा लाइवस्टॉक और ये सारी चीज़ें हैं। अर्बनाइज़ेशन पहले टॉपिक नहीं दिया हुआ था। पहले अर्बनाइज़ेशन हम लोग पॉपुलेशन में देखते थे, है ना? पॉपुलेशन में अर्बनाइज़ेशन की छोटी-मोटी बात हो जाती थी, पर वो अब यहाँ पर अर्बनाइज़ेशन अलग से इन्होंने टॉपिक जोड़ा है। पहले पॉपुलेशन को भी इन्होंने पॉपुलेशन में ही ट्राइब्स को जोड़ा हुआ था, अब ट्राइब्स भी अलग से टॉपिक इन्होंने जोड़ा है। फिर इसमें भी पावर रिसोर्सेज़ अब मुझे पता नहीं है कि आरपीएससी ने को क्या लगा कि पावर रिसोर्सेज़ शायद ज़रूरी नहीं है या फिर क्या है, पर पावर रिसोर्सेज़ उन्होंने इंडिया एंड जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उस दोनों में से हटा दिया है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम तो इसमें देखो चेंजेस के नाम पे इन्होंने सिटीज़नशिप जोड़ दिया है, पर मैं तो कहता हूँ आप जब शुरुआत से लेकर के और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक भी पहुँचते हो, तो सिटीज़नशिप तो आदमी पढ़ता ही है। फिर यूनियन गवर्नमेंट में देखो तो एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इन्होंने पहले ये सारी चीज़ें लिखने की बजाय इन्होंने पीएम, प्रेज़िडेंट, वाइस प्रेज़िडेंट ये सारी चीज़ें वाइस प्रेज़िडेंट तो पहले भी नहीं लिखा हुआ था, पर पीएम वगैरह और सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ लिख दिया था। अब इन्होंने कंसाइज़ करके उसको एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ही लिख दिया है। फिर इन्होंने यूनियन स्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजंस ये भी नए टॉपिक्स हैं यहाँ पे। अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट पुराने टॉपिक्स हैं। इसमें हम 2 कमीशन हमको देखने को मिलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये 2 कमीशन यहाँ पर नए जोड़े गए हैं। इससे पहले ये 2 कमीशन नहीं हुए थे। मतलब कमीशन तो होते थे पर सिलेबस में नहीं होते थे। फिर एक सीएजी है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो पहले इसमें सिलेबस में था, अब यहाँ से ये हटा दिया गया है। फिर कुछ मेंस टाइप की चीज़ें हैं जैसे कि सोशल ऑडिट है या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, तो ये यहाँ पर ऐड किया गया है। पहले एक टॉपिक इसमें हुआ करता था फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया और कोलिशन गवर्नमेंट, तो वो जो टॉपिक था वो अब इन्होंने मेंस के सिलेबस में डाला है और यहाँ से इसको हटा दिया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस कुछ है नहीं, 2 कमीशन इन्होंने जोड़े हैं जो छोटे-छोटे कमीशन्स हैं, एक-एक पेज के नोट्स हैं इसके। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें जो भी चेंजेस हैं वो है नहीं। फिर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है राजस्थान का, वो हम लोग देखें तो इसमें पहले इन्होंने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अदर जुडिशियल बॉडीज़ नहीं लिखा हुआ था, एडवोकेट जनरल नहीं लिखा हुआ था, तो ये इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। इसमें जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ है, स्टेट सेक्रेटेरिएट है, डायरेक्टरेट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट है, डिविजनल कमिश्नर, ये सारी इतनी लंबी-चौड़ी कहानी लिखने के लिए इन्होंने मेहनत की, पर इन्होंने पहले क्या लिख दिया था, पहले इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनि एडमिनिस्ट्रेशन लिख दिया था। अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये कलेक्टर और ये सारे तो आ ही जाते हैं, डिविजनल कमिश्नर तक मान सकते हो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही हम लोग मान लेते हैं। तो ये चीफ सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटेरिएट हम लोग उसमें पढ़ते थे, पर अब इन्होंने अलग से इसको मेंशन किया है।
फिर इसमें एक टॉपिक जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसमें भी स्टेट वुमेन कमीशन जोड़ा हुआ है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जोड़ा है, जो कि पहले इसमें नहीं था, है ना? वो रेवेन्यू बोर्ड और स्टेट वुमेन कमीशन। इसके अलावा यहाँ पर एक पहले टॉपिक हुआ करता था स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या फिर राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये इन्होंने इस बार टॉपिक हटा दिया है। इसमें पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर और लीगल राइट्स, है ना? पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर और लीगल राइट्स करके एक टॉपिक होता था, वो अब इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, ऐसा कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर है नहीं। हम लोग जो हमारे पास में ऑलरेडी नोट्स थे उससे काम चल जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हमको सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम किताबें बदल दें। इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में भी फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर के छोटे-छोटे चेंजेस हैं, या फिर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, ये सारी छोटी-मोटी जो चीज़ें थी वो यहाँ से इकोनॉमी के इसमें से रिमूव की गई है। मोर और लेस इसको जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक को कम वरीयता देते हुए, और जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड किया गया है। कन्वेंशनल मेथड मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले से है ऑलरेडी, इसमें कन्वेंशनल मेथड्स को इन्होंने ऐड किया है। फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में देखें तो कोई एज़ सच कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही इन्होंने अभी भी लिखा हुआ है। और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में वैसे ही पढ़ते क्या थे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ते थे। कुछ टॉपिक्स जो ओवरलैप होते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ में, वो इकोनॉमी में मान सकते हैं, बाकी राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे इज़ मोर देन इनफ फॉर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो एक बड़ा चेंज ये है कि पहले दाब-दाब के ब्लड ग्रुप और जो आरएच फैक्टर होता था वो पढ़ाया जाता था, पर अब इन्होंने वो मेंशन नहीं किया है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो पढ़ना नहीं है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस जो है इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। अब इसका ना और है ना कोई छोर है। आप छठी से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी कर लो, तो भी ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि 6 टू 10th की एनसीईआरटी में आरएच फैक्टर भी कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट कवर कर लें। इसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोलॉजी का, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। ये इन्होंने ऐड किया है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अ गुड टॉपिक टू स्टडी। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये हम लोग साइंस एंड टेक में पहले से देख रहे थे। ह्यूमन हेल्थ केयर, डिजीजेस, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें इसमें थी पहले से। फिर की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, ये सब तो देखो जो करंट अफेयर्स है उसके साथ में लिंक करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का जो पोर्शन है, वो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ लो तो भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें। फिर रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी इसके बाद में है। तो रीजनिंग में इन्होंने मेंटल एबिलिटी में एक टॉपिक जो रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, इस टॉपिक को इन्होंने ऐड किया है, और यहाँ से एक वाटर और मिरर इमेज, शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मिरर या वाटर इमेज करके एक टॉपिक होता था, वो इन्होंने यहाँ पे रिमूव किया है। उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स है, तो इसमें देखो करंट अफेयर्स में इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। मैं तो कहता हूँ एक एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, अब उस एग्ज़ाम में ये लोग क्या करते हैं कि उसमें करंट अफेयर्स पूछते ही राजस्थान के ही हैं। तो इसमें इन्होंने मेंशन तो ऐसा ही कुछ किया है, करंट अफेयर्स एंड इश्यूज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पर राजस्थान नाम आ रहा है भाई साहब, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? ऐसा नहीं कि इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, पर राजस्थान वाला तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें लास्ट में एक टॉपिक जोड़ा है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट। तो ये नया एक्ट 2022 में सरकार लेकर के आई थी, कैसे चीटिंग करने वाले बच्चों को पकड़ा जाएगा और क्या-क्या उनके ऊपर पेनल्टीज़ है, ये इन्होंने ऐड कर लिया करंट अफेयर्स में, ताकि जो पढ़ ले वो चीटिंग ना करे। तो ये बेसिक चेंजेस कुछ हैं, देखो थोड़े बहुत तो चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पर मैं तो कहता हूँ कि आपको है ना, जो प्री का सिलेबस होता है ना, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा डिटेल में मैटर नहीं करता है। प्री के सिलेबस में मैटर करता है कि ये सब्जेक्ट आएगा और ये वाला सब्जेक्ट नहीं आएगा। इतना ज़्यादा डिटेल्ड इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसलिए देखा क्योंकि हम चेंजेस ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई चेंज इन्होंने बड़ा चेंज किया है। तो ऐसा कोई चेंज है नहीं, एक-एक करके हम लोग देखेंगे इसको कैसे कवर करेंगे। अब इसमें देखो बेसिक हम लोग कोई अगर नया स्टूडेंट है तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में हम लोग पहले प्री का एग्ज़ाम है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। अब इन्होंने अलग-अलग जगह पर ये प्री का हमने एग्ज़ामिनेशन देख लिया, प्री के एग्ज़ामिनेशन कितने 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का 150 150 इसमें क्वेश्चन्स आते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्री के एग्ज़ाम मेंस में जुड़ते नहीं है, प्री के जो मार्क्स होते हैं, मेंस के लिए ये 4 पेपर हैं। हम लोग मेंस का जो डिटेल डिस्कशन है सिलेबस का वो दूसरे लेक्चर में करेंगे। पर ये 4 पेपर प्री के या मेंस के यहाँ पर होते हैं, 200-200 मार्क्स के पहले थे, अब भी 200 मार्क्स के ही हैं ये। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्री एग्ज़ाम के लिए होती है, वो होता है ये जो चार्ट है ये। अब इसमें ये बेसिक एनालिसिस है कि 2018 से 2024 तक जब-जब एग्ज़ाम हुआ है, क्या पैटर्न रहा है, किस टाइप कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे एक-एक सब्जेक्ट को लेकर के कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन हैं। अब राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से आप कंसिस्टेंटली देखो 15, 16, 16, 15 है ना? 15 क्वेश्चन्स इस टॉपिक से हमेशा पूछे जा रहे हैं, और राजस्थान में ये राजस्थान के बच्चों का वैसे सबसे प्रिय सब्जेक्ट भी है, और
प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालाँकि यूपीएससी वाले बच्चे जो स्पेसिफिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर, उनके लिए हम लोग डिटेल धीरे-धीरे जैसे-जैसे लेक्चर्स करेंगे, वैसे-वैसे हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग इसको कवर भी कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा, और मतलब हम पूरे 15 मार्क्स भी नहीं छोड़ेंगे, पर हाँ, 7-8 क्वेश्चन इसमें ईज़िली टारगेटेबल होते हैं, तो वो किए जा सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री है, वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और इसमें स्कोर सिर्फ़ 10 क्वेश्चन, हमेशा देखो 10 2018 में 14 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पर बहुत बड़ा। इंडियन हिस्ट्री का हम लोग बाइफरकेशन अगर करें, तो इंडियन हिस्ट्री का सबसे पहला मतलब है एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। 4 टॉपिक्स तो ये हो गए। इसके अलावा जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, तो ये इतने सारे के लिए 10 क्वेश्चन। तो यूजुअली मैं जब भी एग्ज़ाम दिया करता था, तो मैं तो ये इंडियन हिस्ट्री हमेशा छोड़ कर के ही जाता था। मॉडर्न मैं हमेशा पढ़ के जाता था, क्योंकि मॉडर्न से क्या है कि मॉडर्न के 20 पेज के नोट्स हैं, है ना? मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास 20 पेज के मॉडर्न के नोट्स हैं, 20-30 पेजेज़ के, और उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 10 में से 2-3 क्वेश्चन अगर उसमें से आ जाते हैं, तो हमको बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है। फिर देखिए इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो देखो बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, 13 क्वेश्चन है, ईज़ी सब्जेक्ट है, ईज़िली मतलब स्कोरिंग मानता हूँ मैं। जो ज्योग्राफी और ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप देखो 15-15, 30 क्वेश्चन है ना? हमेशा देखो 10, ये पहले बहुत ज़्यादा कम वेटेज था इसका, पर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें जुड़ गया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आकर के, तो 15-15, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो हमको ज्योग्राफी पे विशेष ध्यान देना है। मैं आपको देखो लास्ट में एक बार वापस से बता दूँगा, पर कौन-कौन से सब्जेक्ट हमारे पास में ऐसे हैं जिन पे हमको ध्यान देना है स्पेसिफिकली, तो वो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये 30 मार्क्स थोड़े से ईज़ी होते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कितनी भी पॉलिटी पढ़ के जाओ, अगर आरपीएससी ने ठान लिया है कि आपको नहीं करने देंगे, तो वो नहीं करने देंगे। सेम गोज़ विद राजस्थान पॉलिटी, पर फिर भी, है ना? इसमें से 25-26 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। 10 देखो इंडियन पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। राजस्थान पॉलिटी से भी 12 से 15 क्वेश्चन हर साल इन्होंने पूछे हैं। तो ये 20-25 क्वेश्चन है ना, हम लोग डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। कंसेप्चुअली एक-एक टॉपिक को लेकर के इंडियन पॉलिटी में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटे। पर फिर भी कोई गारंटी नहीं है। 100% गारंटी के साथ में पॉलिटी के टॉपिक्स कवर नहीं किए जा सकते हैं, जैसे आरपीएससी का ट्रेंड रहा है। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो मैंने कहा देखो, आप मेजरली करंट अफेयर्स का खेल है, तो करंट अफेयर्स अच्छे से कर लोगे, तो इन्होंने वैसे भी इकोनॉमी के पोर्शन हटा दिए हैं। तो ये 10 लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ये हर साल पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स में से, इसमें से 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही होंगे। तो वो स्कीम से रिलेटेड मान लो, या फिर पहले चली हुई जो स्कीम हो, प्रोग्राम हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे हो, उससे, या फिर बजट से रिलेटेड ये रहेंगे। राजस्थान इकोनॉमी है, वेरी, वेरी ईज़ी एंड वेरी, वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक पोथा आता है, सरकार निकालती है हर साल फ़रवरी-मार्च में, और वो पोथे को रट करके जाना है, और उसमें से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हर साल ये लोग पूछते हैं, है ना? अब उसको करंट अफेयर्स में मान लो, चाहे उसको राजस्थान इकोनॉमी में मान लो, पर वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, और वो आर्थिक समीक्षा से ये लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। आज तक का ट्रेंड है कि वो क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहीं पर कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 13 क्वेश्चन मतलब 13-15, तो लगभग हम 15 क्वेश्चन मान सकते हैं ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन छोटा है, पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जब इसमें ऐड करें, थोड़ा पोर्शन बड़ा हो जाता है, पर हाँ, ईज़िली अचीवेबल है। मैथ्स एंड रीज़निंग है, तो मैं राय नहीं दूँगा कि कोई भी बच्चा ये 20 क्वेश्चन छोड़ के जाए, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन, है ना, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इनको स्कोर नहीं कर सकते हो, और इसमें ऐसा है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको आता है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना? आप बहुत ज़्यादा इसमें, जो रीज़निंग के 10 क्वेश्शन हैं, वो तो ईज़िली हो ही सकते हैं। कोई भी बच्चा विद बेसिक रीज़निंग एबिलिटी वो क्वेश्चंस कर सकता है। मैथ्स के कुछ-कुछ टॉपिक्स, मान लो इन्होंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, और जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, एक मीन करके, है ना? अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड। तो ये वाले 3-4 टॉपिक छोड़ दो, तो भी आप 3-4 क्वेश्चन तो ईज़िली मैथ्स के स्कोर कर सकते हो, तो 15 क्वेश्चन इसमें ईज़िली अचीवेबल है। करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स का भी अभी जो पिछले 1 डेढ़ साल में जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बहुत है ना, उल्टे-सीधे क्वेश्चन्स ये लोग पूछ रहे हैं, तो फिर भी हम लोग कवर करके जाएँगे पिछले 12 महीने का, है ना? कोई 10 कहेगा, कोई 8 कहेगा, कोई 12 कहेगा। देखो, जो लंबी प्रिपरेशन कर रहा है, जिसकी स्ट्रैटेजी लंबे समय की है, तो वो 12 महीने का करंट अफेयर्स कवर करता है। फिर वो जैसे-जैसे मान लो कि एग्ज़ाम आ गया, अब 1 महीना बचा है, तो वो सोचता है कि मैं 3 महीने का या 6 महीने का ही कर लूँ। फिर 15 दिन बचते हैं, तो वो सोचता है मैं लास्ट 2 महीने का ही कर जाऊँ, 3 महीने का कर जाऊँ। पर मेरे हिसाब से 12 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना ही चाहिए। लास्ट के 2-3 महीने का करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा डीपली कवर करना चाहिए, क्योंकि उसको ये लोग थोड़ा डीपली पूछते हैं। तो ये बात रही, देखो किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी ये बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। राजस्थान इकोनॉमी इसमें बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप थोड़ा छोटा-सा मटेरियल होगा, और उसको कवर करके जब आप जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टिंग ये मटेरियल हो सकता है। मैथ्स एंड रीज़निंग में आप रीज़निंग 10 जो मार्क्स हैं, उसमें 8-9 नंबर ईज़िली स्कोर कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए और राजस्थान और इंडियन पॉलिटी के लिए कभी कोई गारंटी नहीं है। कोई आपको गारंटी दे भी रहा है, तो वो आपको इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू फेक इट। ठीक है, तो ये जो प्री के अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस था उसकी हमने बात करी। एक देखो, आरएस मेंस के लिए वैसे सिलेबस चेंज हो चुका है, पर फिर भी मैं आपको बताऊँ तो 80% सिलेबस तो सेम ही है।
है ना? अब मान लो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में इन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, पर पहले वाला पूरा रिमूव तो नहीं किया है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में काफ़ी सारे चेंजेज़ हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में भी काफ़ी सारे चेंजेज़ हैं, पर एथिक्स में इतना बड़ा कोई चेंज है नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होने के बावजूद भी जो पहले से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो है। स्पोर्ट्स एंड योगा इन्होंने रिमूव कर दिया है, परंतु उस स्पोर्ट्स एंड योगा को इन्होंने मेंस में हम लोग मेंस का जब देखेंगे तब हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश मीडियम के लिए हम यहाँ पर यूट्यूब पर ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है? मैंने वो प्लेलिस्ट अब पेड इसलिए कर दी, मेंबर्स ओनली इसलिए कर दी क्योंकि पहले बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे, पर दे वर नॉट रिस्पोंडिंग। उनका कोई डाउट आता था, वो मुझसे पूछ ज़रूर लेते थे, पर है ना जब रिज़ल्ट आता है या फिर एग्ज़ाम होता है, वापस से उनको एग्ज़ाम देना होता है, तो वो लोग है ना मेंशन नहीं कर रहे थे कि हाँ भैया मेरे ये रिज़ल्ट हुआ, ये रिज़ल्ट नहीं हुआ। कई सारे 3-4 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उन्होंने मुझे मैसेजेस किए, उनके इंटरव्यू कॉल हुए तब उन्होंने मैसेज किए, बाकी ने नहीं किए। तो इसलिए मैंने इसको क्या है कि मैंने सोचा कि इसको मेंबर्स ओनली कर देते हैं। आप लोग इसको देख सकते हो प्लेलिस्ट को। मेंबर्स ओनली में फ़ायदा ये है कि आपको एक साथ 2-4 हज़ार रुपए नहीं देने हैं। आपको ₹150 देने हैं, ₹140 देने हैं, है ना? आप 1 महीने के लिए आपको वो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब 1 महीने में आपको अगर ठीक लगे तो अगले महीने कंटिन्यू करो और नहीं लगे तो रहने दो। अब ये बिहेवियर है, तो बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, लॉ में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। तो जो भी चेंजेस हैं, अपनी ये एक किताब आती है आरएएस मेंस का रिवीजन मॉड्यूल, है ना? तो ये 300-400 पन्नों की किताब है और इसमें मैं बेसिकली बताऊँ आपको तो चलो मेंस वाले उसमें बात करेंगे अपन, है ना? वैसे तो ये 150-200 पेजेज़ की किताब है, पर मैंने इसमें बहुत सारी स्पेसिंग छोड़ी हुई है, ताकि कभी भी कुछ भी ऐड ऑन करना हो, व्हिच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन कि हम कुछ भी ऐड कर सकें। वैल्यू एडिशन इज़ द बेसिस ऑफ मेंस। तो ये हम लोग मेंस वाले टॉपिक और सिलेबस कवर करेंगे, तब उसमें बात करेंगे। प्रिपरेशन की देखो स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। पर अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जितना कम पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये सोर्स ले आऊँ, ये सोर्स ले आऊँ, ये सोर्स ले आऊँ, एनसीईआरटी भी ले आऊँ, राजस्थान की भी बुक्स ले आऊँ, ये हो जाएगा तो इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा कि आप उसके नीचे दब करके और भले बैठे रहो, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, है ना? आप प्री के लिए इतना पढ़ जाओगे कि वहाँ जाकर के आपको मतलब धुंधला-धुंधला ही दिखेगा सब कुछ, पर है ना एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। इसलिए कम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यही कांसेप्ट रहेगा हमारा। हम बेसिकली हमेशा जो भी बात करते हैं वो पीवाईक्यू के और सिलेबस के बेसिस पे बात करते हैं। पीवाईक्यू में इन्होंने कुछ टॉपिक पूछा हुआ है तो हम उस टॉपिक को देखेंगे। कोई टॉपिक इन्होंने आज तक पूछा ही नहीं है और अचानक से आरएस वाले एग्ज़ाम में पूछ ले, तो वो टॉपिक ना हमारे काम का है, ना हमको उससे कोई लेना-देना है। एक आधे क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं पेपर में, 10-20 क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो छोड़ कर के आने के लिए होते हैं। ठीक है? तो पीवाईक्यू के बेसिस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, सिलेबस को देखेंगे और जो भी सोर्स होगा, चाहे आप हमारे वीडियो लेक्चर से कवर करोगे, चाहे हमारे नोट से करोगे, चाहे किसी और कोचिंग के नोट से करोगे, चाहे बुक से करोगे, पर जिससे भी करोगे सिर्फ़ एक ही सोर्स से कवर करोगे। उससे ज़्यादा कवर करने का ना तो आपके पास में टाइम है, बाकी किसी को फ़ेल होने की इच्छा हो, तो वो एक से ज़्यादा किताब इकट्ठी करे। ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे आगे एक स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ में क्योंकि देखो इतना सब कुछ चल रहा है तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना तो बनता ही है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ में मिलेंगे, उसमें हम लोग मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मेंस से रिलेटेड कुछ बातें उसमें करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।